दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुक्ला क्लासेस में। NCERT की इस कड़ी में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान की हिंदी मीडियम में, जिसका पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। पादपों में हमने क्लास 6 में इस बात को पढ़ लिया है कि भोजन जो है सभी के लिए आवश्यक होता है। हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ, ये तमाम चीज़ें जो हैं भोजन के रूप में हम लोग इसको लेते हैं। ये हमारे शरीर के लिए यानी हमारे वृद्धि, विकास सब के लिए क्या है, ये आवश्यक है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जिस प्रकार हम लोग मानव, जीव जंतु भोजन करते हैं, तो क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं? क्या इनको भी जीने के लिए, इनके भी वृद्धि विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है? यदि हाँ, तो ये क्या खाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें इनके भोजन में होती है? ये स्वयं बनाते हैं भोजन या किसी दूसरे से करते हैं? तो इसी संबंध में ये चैप्टर दिया गया है, तो हम लोग इसका अध्ययन बहुत ही अच्छे तरीके से करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं फिर हम लोग। जो भी पेड़ पौधे हैं उनको भी अपनी शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए हमेशा जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। पेड़ पौधों में भी यही बात होती है, उनको भी वृद्धि विकास चाहिए, क्षतिग्रस्त होता है उसको ठीक करना होता है, तमाम तरीके की चीज़ें जो है इससे प्रभावित होती है। तो कुछ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कुछ पौधे जो है भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। स्व मतलब खुद से, पोषण मतलब पोषण गुण, यानी जो पौधे स्वयं से भोजन बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो दूसरों पर निर्भर हैं, उन्हें हम विषमपोषी के नाम से जानते हैं। भोजन से हमें क्या होता है? भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा से क्या होता है? जीवित रहना संभव होता है। अब आइए हम इस बारे में जान लेते हैं कि जो पौधों भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने में उनको क्या क्या चीज़ें लगती हैं, थोड़ा सा इस बारे में हम लोग जान लेते हैं। आइए देखते हैं। होता क्या है कि जो पेड़ पौधे हमारे हैं उनमें क्या क्या होता है? जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होती है, फूल होते हैं और फल होते हैं। ये चीज़ें जो है एक पौधे में होती है। या तो फूल का पौधा होगा, नहीं तो फल का पौधा है, या ऐसे भी पौधा है तो उसमें ये चीज़ें हैं कि उनमें जड़ होगा, तना होगा, पत्ती ज़रूर होगा। तो कौन सा पार्ट्स क्या करता है भोजन बनाने की प्रक्रिया में, इसको हम लोग जानते हैं। तो जो हमारे पौधों की पत्तियाँ होती हैं उनको हम खाद्य फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाद्य फैक्ट्री। तो प्रश्न ये बनता है कि पौधों की खाद्य फैक्ट्री किसको कहते हैं? पहला प्रश्न हमारा यही बना कि पौधों की खाद्य फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा पत्ती। क्या उत्तर होगा? पत्ती। यानी जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती हैं वो खाद्य फैक्ट्री का काम करती हैं। खाद्य नहीं, खाद्य फैक्ट्री। आगे चलते हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण इन्हीं पत्तियों के द्वारा होता है। इसलिए क्या होना चाहिए? जो भी भोजन बनाने के मटेरियल्स हैं वह कहाँ पहुँचना चाहिए? पत्तियों में पहुँचना चाहिए। तो क्या होता है?
मिट्टी के अंदर जो जल होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वह जड़ के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जैसे ही जड़ उसको अवशोषित करता है, वह तना के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचा देता है। पत्ती की सतह पर उपस्थित जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं, रंध्र का मतलब छेद होता है, वह वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रवेश कर जाता है। ये रंध्र जो होते हैं कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, जिन्हें हम इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। ये कोशिका के बारे में बताया। अभी हमने पढ़ा कि द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। तो द्वार कोशिका क्या होती है, सबसे पहले थोड़ा सा, चूँकि इसको हमको आगे चैप्टर्स, आगे जो क्लासेस हैं उनमें इस चीज़ को पढ़ना है कोशिका के बारे में, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जान लें कोशिका होती क्या है। तो जो कोशिका होती है उसे हम जीवन की मूल इकाई कहते हैं। मूल इकाई, यहाँ देखेंगे मूल इकाई कहते हैं। क्यों मूल इकाई कहते हैं भाई? जिस प्रकार से घर को बनने में सीमेंट के प्रत्येक टुकड़े कण सीमेंट के कणों से मिलकर के एक टोकरी सीमेंट होता है, फिर वह बोरा में भरा जाता है, यानी उसी प्रकार से बालू होता है। बालू के असंख्य कण मिलकर के एक टोकरी बालू बनते हैं, फिर कई टोकरी मिलकर के एक बोरा बालू बनता है, एक बोरा बालू मिल करके, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर ही एक बड़े संरचना का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से घर बनने में जैसे सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी, इन सब का प्रयोग किया जाता है, इन्हीं से मिलकर के घर बनता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा मानव शरीर है वह कोशिका से मिलकर के बना होता है। कोशिका में 3 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका झिल्ली होती है। ये चीज़ें जो हैं कोशिका के अंदर समाहित होती हैं। कोशिकाओं को जो है हम लोग ऐसे नहीं देख सकते हैं। एक प्रकार से सूक्ष्म जीव कह सकते हैं इसको हम। जीव तो नहीं है, बट यह उतनी ही छोटी होती है। एक मानव के शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब आते हैं। अब क्या हुआ? जब जल और खनिज पदार्थ जड़ों के द्वारा अवशोषित हो गया, तो अवशोषित होने के बाद वह कहाँ चला गया? तनों के माध्यम से वह पत्तियों तक पहुंच गया। और ये वाहिकाएं क्या करती हैं? नली के समान होती हैं। ये जड़, तना, शाखा पत्तियों तक फैली होती है। इनका काम क्या है? पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए मार्ग बनाना। तो आगे देखते हैं क्या होता है फिर। पत्ती जो होती है वो हरे रंग की होती है, और पत्तियों को हरा रंग होने का कारण क्या है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ही होता है जो पत्तियों को हरा रंग देता है। क्लोरोफिल क्या करता है? यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करता है। यह पत्ती को क्या करता है? क्लोरोफिल वह पावर देता है जिससे कि पत्ती जो है सूर्य के प्रकाश को क्या कर सके? संग्रहण कर सके। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है उपयोग उसका, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ही होता है। कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? हरे पत्ते होने चाहिए, यानी पत्तों में क्लोरोफिल होना चाहिए। फिर उसको क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया,
फिर उसको जल और खनिज लवण की होना चाहिए और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। सब कुछ मिला के जिस प्रकार खाना बनाने के लिए आग की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है क्या करता है, पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, क्लोरोफिल उसको क्या करता है और संग्रहण करने में सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश इत्यादि आवश्यक है। उसके बाद पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को क्या हो जाता है, संग्रहित की जाती है और पादप जो है खाद के रूप में संचित हो जाती है। इस प्रकार सभी जीवों के लिए सूर्य जो है ऊर्जा का चरम स्रोत है। ठीक है, हम लोग एक लाइन के माध्यम से समझते हैं कि आखिर होता क्या है। तो जैसे ही प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, इस सभी प्रक्रियाओं को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको एक लाइन में समझते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस जल जो होता है उसका होता है H2O। आइए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को हम लोग एक समीकरण के द्वारा, रासायनिक समीकरण जो होता है, जो यहाँ दिया हुआ है लिख करके, लेकिन इसको हम लोग रासायनिक समीकरण के द्वारा समझेंगे। तो होता क्या है, CO2 कितने 6 CO2 प्लस उसके बाद होता है 6H2O, ये जल का फार्मूला है H2O। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ तीर का निशान लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। तो क्या बनता है हमारा C6H12O6 और प्लस क्या बनता है 6O2। तो जो ये C6H12O6 बनता है, इसी को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। यानी पौधे जो है भोजन के रूप में ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं और यह 6O2 जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जिसे हम क्या करते हैं, सांस के रूप में लेते हैं। तो एक चीज़ और है, ये जो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यह मानव के द्वारा श्वसन प्रक्रिया में छोड़ी जाती है और ऑक्सीजन गैस जो है वो सांस के माध्यम से अंदर ली जाती है। जैसे मान लीजिए कि मानव क्या करता है कि CO2 गैस को श्वास के श्वसन के रूप में, श्वसन जब होती है तो इसको बाहर निकलता है और क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है। लेकिन ठीक इसके उलट जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे के पूरक हैं। यानी यदि उनके द्वारा ऑक्सीजन गैस मुक्त न किया जाए तो हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन गैस नहीं ले सकते हैं और हम लोगों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया जाता है उसको लेकर के वो भोजन बनाते हैं। इस प्रकार मानव, जीव जंतु और पेड़ पौधे कह सकते हैं हम कि एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये जो हमारी पत्तियाँ होती है, जो हमारा पत्ती है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ जान लेंगे। पत्ती के एक भाग का जो है यह काट है। इसमें बताया गया है कि जो ये देखिए यहाँ पे आँख नुमा जो बना हुआ है उसको हम रंध्री द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्री द्वार। और ये हमारा ऊपर जो पत्ते का निशान बना है, ये जो लाइनिंग है वो उसको हम रंध्र बोलते हैं। ठीक है। जो रंध्री द्वार होते हैं, यहाँ देखेंगे एक बार हम लोग इसको जूम करके थोड़ा सा देख लेंगे तो ये जो हमारा रंध्री द्वार है इसके ऊपर देखिए छोटी छोटी बिंदु के रूप में ये द्वार कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। ये रहा हमारे पत्ती के भाग का कुछ चित्र था। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये हमारा सूरजमुखी का पौधा है। सूरजमुखी का पौधा है, ये इसका तना है, ये देखिए जड़ है, यहाँ पत्ती है, सूर्य का प्रकाश है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश पत्ती के ऊपर पड़ रहा है। पत्ती के ऊपर पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, तो पत्ती इसको अवशोषित कर ले रही है सूर्य के प्रकाश को। फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, यहाँ से जड़ जो है यहाँ से उसको क्या पहुँचा दी, जल पहुँचा दी, खनिज लवण पहुँचा दी। अब यहाँ खाना बनना शुरू हुआ, चूँकि पत्ती को ही खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कि पौधों के लिए जो खाना बनता है इसी पत्तियों के द्वारा ही बनता है। यहाँ से देखिए ऑक्सीजन मुक्त हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि आप जो है क्या कीजिए, एक क्रियाकलाप कीजिए। क्रियाकलाप में करना क्या है कि एक ही प्रकार के पादपों को अलग अलग गमले में रख देना है। एक पौधे को प्रकाश में रख देना है, लाइट में, और दूसरे पौधे को क्या करना है कि उसको भीतर घर में रख देना है। ठीक है। और हम लोग करेंगे क्या कि वैसे ही 3-4 दिन के लिए हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है। और क्या करेंगे, कुछ दिन बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो पौधा जो है सूर्य के प्रकाश में रहता है वो हरा भरा है, लेकिन जो पौधा घर के भीतर रखा हुआ है वह मुरझाया हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में था उसने अपना भोजन स्वयं बना लिया, उसको खा लिया, लेकिन जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं था उसने अपना भोजन स्वयं नहीं बनाया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा पॉइंट्स है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कि पौधे क्या करते हैं, तो पौधे जो है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज जो है अपने लिए रखते हैं, यानी वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। ठीक। इनका उपयोग जो है खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में भी होता है, लेकिन प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। अब हम लोग ये सोचते हैं कि पौधों में नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो होता क्या है कि जो हमारा वायुमंडल है वो कई प्रकार की गैसों से भरा पड़ा है। तो इस वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है वो है नाइट्रोजन, जो 78% है। तो लेकिन होता क्या है कि पेड़ पौधे डायरेक्ट उसका यूज नहीं करते हैं। होता क्या है, कुछ ऐसे जीव होते हैं, जैसे एक जीव होता है राइजोबियम, वो क्या करता है, वह दलहनी पौधों के जड़ों में रहता है। वह
नाइट्रोजन को लेकर के उसको तोड़ करके नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है, और जब वह नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है तो वह मिट्टी में क्या हो जाता है, निर्मुक्त हो जाता है। फिर यह विलेय पदार्थ जो है पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है। या कभी कभी आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं, जिससे जो है नाइट्रोजन पदार्थ प्रचुर मात्रा में उनको मिल जाती है। ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियां। आइए देखते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हरे रंग के पत्ते वाले पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे। वो क्या करेंगे, वो मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह अपने पोषण के लिए किसी न किसी पेड़ के ऊपर जरूर निर्भर कर रहेंगे। तो आइए जानते हैं उन पौधों के बारे में जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वह भोजन के लिए किसी दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है अमर बेल। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं घूमने बाहर क्षेत्रों में, तो हम लोग रोड के किनारे देखते हैं कि कोई भी पेड़ हो, ज़्यादातर जो है बबूल का पेड़, उसके ऊपर जो है एक संरचना दिखाई देती है रस्सी नुमा पीले रंग की होती है। इसमें जो है क्या करती है, लपेटी रहती है उन पेड़ पौधों के डालियों के ऊपर। क्या करता है वो अपना भोजन उन्हीं पेड़ पौधों से प्राप्त कर लेता है। इनको जो है हम लोग परपोषी कहते हैं। परपोषी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दूसरों के ऊपर भोजन के लिए निर्भर है। यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, यह पेड़ है और ये जो आपको रस्सी नुमा धारी दिखाई दे रही है सब, यही क्या है, यही जो है ये अमर बेल है। ठीक है। यह क्या करता है कि जिस पेड़ पर रहता है उसी से जो है पोषण प्राप्त कर लेता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक होता है पौधा घटपर्णी का। घटपर्णी का पौधा देखिए कैसा होता है, इसमें यू आकार का जैसे आमाशय होता है ना, ठीक उसी प्रकार का एक इसका क्या होता है, पत्ता होता है। और इसमें क्या होता है, घटपर्णी है पौधा। इसके अंदर जो भी कीट पतंग जाते हैं यह इसको क्या कर लेता है, यह उसको पकड़ लेता है, और पकड़ता है तो उसके ऊपर का जो ढक्कन होता है वह बंद हो जाता है और धीरे धीरे कीट उसमें फंस जाता है। और वह करता क्या है कि जो घड़े नुमा पार्ट्स है वो उसको धीरे 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 उनके अंदर का पाचक रस जो होता है ना वो उसको खींच लेता है। इस प्रकार उस पौधे का नाम कीट भक्षी पादप है। वह कीटों का भक्षण करता है घटपर्णी, इसलिए उसको हम लोग कीट भक्षी भी कहते हैं। अब आते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं, देखिए एक बड़ा ही प्रचलित सब्जी है अभी के समय में, प्रचलित सब्जी है मशरूम। मशरूम जो है बहुत हम लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं। आखिर मशरूम है क्या, तो मशरूम होता क्या है, मशरूम भी एक प्रकार का पौधा है। वो करता क्या है कि जिस स्थान पे रहता है उस स्थान पे जो सड़ा गला चीज़ होता है ना उसी को लेकर के वो अपना जीवन यापन करता है। या तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे घर का कूड़ा कचरा गोबर ये सब फेंका जाता है उसी के ऊपर जो है छत्ते नुमा जैसे छाता होता है, ठीक उसी प्रकार की संरचना जो है उग जाती है। कभी कभी हम लोग को लकड़ियों के ऊपर भी देखने को मिल जाती है, लेकिन चूंकि वो बिना किसी रख रखाव के होते हैं इसलिए वो जहरीले होते हैं और खाने पर हमारे शरीर को वो
नुकसान भी पहुंचाते हैं, इसलिए हम उसका सेवन जो है नहीं करते हैं। मशरूम को जो है अभी के समय में अलग से उपजाया जा रहा है, लोग उसको खा रहे हैं। तो ये करते क्या हैं कि जहाँ पे ये रहते हैं उसी से जो है सड़े गले चीज़ों से लेकर के वो अपना क्या कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मशरूम उगाया गया है। मशरूम बाज़ार में मिलने वाला मशरूम है। इसको किसान बहुत जो है बृहत मात्रा में कर रहे हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत भी खाने पीने में बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। अब आइए देखते हैं, अब वो एक क्रियाकलाप हम लोग फिर से कर लें। हमने क्या किया कि एक ब्रेड का टुकड़ा लिया और टुकड़े को लेकर के हमने इसको पानी में भिगो लिया। फिर मैंने क्या किया, इसको ऐसे स्थान पे रख देंगे जहाँ नमी और गर्मी दोनों हो, ठीक है। और इसको 2-3 दिन के लिए हम वहाँ पे रख देंगे। जब हम तीसरे दिन जाएंगे तो हम उस पर क्या देखेंगे कि उसके ऊपर रोएं जैसी संरचना दिखाई दे रही है। ये संरचना जो होती है सफ़ेद होगी, हरा होगा या भूरा होगा, ठीक है। और यदि हम इसको किसी आवर्धक लेंस की या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको हम देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इस पे कीड़े पड़े हुए हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कवक या फंजाई कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे वे विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। और जब वह विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो विलयन को भोजन के रूप में अवशोषित करते हैं। इस प्रकार इनकी जो है पोषण प्रणाली चलते रहती है, ठीक है, जिससे जीव की किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये जो इसी को हम मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। और जो मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं, ठीक है। कवक जो है वह कहाँ कहाँ मिलता है आप लोगों को, यदि पानी के हाथ से अचार आपने छू दिया है अब आइए एक बहुत ही प्यारा सा स्लोगन है जो इन्होंने क्या बोलते हैं, ये जो है नारा हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी तुम यदि मेरा साथ देते हो, तुम अपना बलिदान देते हो, तो मैं तुम्हें इन जो अंग्रेज़ों का कुशासन है या जो अंग्रेज़ी शासन में तुमको आज़ादी दिलाऊंगा। यानी कि दोनों का एक दूसरे से लेन देन का संबंध है। ठीक उसी प्रकार से कुछ जो पेड़ पौधे होते हुए हैं या जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से लेन देन करते हैं, ठीक है, लेन देन करते हैं। तो इसी संबंध को हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध। कौन संबंध, सहजीवी संबंध, ठीक है। सहजीवी संबंध में वही होता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तो एक आपको उदाहरण दे दूं, एक लाइकेन जो है, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। उसमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। कवक यानी कि फंगल। तो शैवाल क्या करता है, शैवाल में तो क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है और कवक और जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल उसको प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो संश्लेषित खाद्य कवक है वो उसको क्या कर देता है, दे देता है, ठीक है। अब आते हैं, अब हमारा अगला पॉइंट है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है, ठीक है। आप देखिए क्या हुआ, जैसे कोई मिट्टी है उसमें हमने कोई चीज़ अनाज बो दिया, तो जब अनाज बो दिया
तो उसके बाद क्या करते हैं, जब उसकी बुआई करते हैं उसके बाद उसमें जो है उसमें खाद डालते हैं। खाद डालने के बाद उसमें क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। तो जब हम उसमें खाद और पानी डालते हैं तो उससे क्या होता है, पौधों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है पौधों में प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन एक बात और है कि किसी खेत में लगातार पादपों को बोने से उस मिट्टी में जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और कम होने लगती है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर उसमें पोषक तत्व हमको मिलाने के लिए, देने के लिए उस भूमि में खाद या उर्वरक मिलाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए पढ़ा, सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, लेकिन होता क्या है कि नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन पेड़ पौधे डायरेक्ट उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया है कि दलहनी पौधों के जड़ों में जो राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेके और उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, राइजोबियम तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये क्या करते हैं, चना, मटर, मूंग, सेम इत्यादि फलों के पादपों की जड़ों में रहते हैं, उनको नाइट्रोजन देते हैं। अधिकतर दालें जो हैं फलीदार पादपों से प्राप्त होती है, तो उसके बदले में पादप राइजोबियम को क्या करते हैं, आवास और खाने की चीज़ें प्रदान करते हैं। ठीक है, इससे क्या है, इन दोनों में भी सहसंबंध बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने यही पढ़ा कि पौधों में वृद्धि विकास के लिए क्या आवश्यक है, पोषण आवश्यक है। पोषण आवश्यक है तो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसका क्या महत्व है, क्लोरोफिल क्या होता है, फिर इसका क्या महत्व होता है, अमरबेल कौन सा पौधा है। उसके बाद फिर पॉइंट आया घटपर्णी क्या है। ठीक है, उसके बाद आया कवक और मृतोपजीवी क्या है, खाद और उर्वरक मिलाने से मिट्टी में क्या होता है। ये तमाम चीज़ों को हमने इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके प्रश्न की तरफ। तो अब हम लोग इसके प्रश्न हल कराएंगे। आइए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें ये दिया है, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। यानी खाद्य की, खाद नहीं है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, खाद्य है। हम सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से जीवों को वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से जीवों को भी क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिससे उनको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा। और ऊर्जा क्या करती है, वृद्धि और विकास में क्या है, सहायक होता है। वृद्धि और विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जीवों को अपने शरीर के विकास और रख रखाव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें किससे पर प्राप्त होती है, भोजन से या खाद्य से प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा है प्रश्न, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं। तो पहला अंतर ये है कि जो जीव अपना पोषण परपोषी पादप से प्राप्त करते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं,
परजीवी। लेकिन मृत्युपजीवी क्या किसे कहते हैं? जो जीव अपना पोषण मरे हुए या अपघटित जैव पदार्थों से करते हैं, उस प्रकार के जीवों को हम मृतजीवी कहते हैं। परजीवी का उदाहरण है अमरबेल और मृतजीवी का उदाहरण है कवक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है, आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी हरी पत्ती के साथ का एक पौधा लेंगे, जैसे मनी प्लांट का हो सकता है, कोलियस का हो सकता है। उसके बाद क्या करेंगे, पौधे को 3 दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में रख देंगे ताकि पत्ती का स्टार्च का उपयोग हो जाए। फिर अगला प्रोसेस क्या होगा, अब एक पत्ती के कुछ भाग को काली पट्टी पेपर से ढक देंगे और पौधे को लगभग 6 घंटे तक धूप में रखेंगे। अब आगे का प्रोसेस है, पौधों से पत्ती को अलग करेंगे, इनमें खुले क्षेत्र को चिन्हित करेंगे और उसे कागज़ की एक शीट पर क्या करेंगे, हम आकार बना लेंगे पत्ती का। फिर कुछ मिनट के लिए पत्ती को उबलते पानी में पका लेंगे। इसके बाद उसे अल्कोहल के बीकर में डुबो देंगे। ऊपर जो है बीकर को ध्यान से पानी के बर्तन में डालकर तब तक गर्म करेंगे जब तक कि अल्कोहल उबलने न लगे। अब पत्ती को क्या करेंगे, जो हमारा घोल बना है उसमें कुछ मिनट के लिए डुबोए रखेंगे। अब जो है पत्ती को बाहर निकालेंगे और घोल को क्या कर देंगे, धो देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि पत्ती के विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्च की उपस्थिति दिखाई देने लगती है। ठीक है, अब आते हैं, अब अगला प्रश्न है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जो हरे पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह कैसे होता है, उसका विवरण हमको देना है। ठीक है, यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से हमने दिखाया है कि इसमें होता क्या है। इसमें होता है कि एक हमारा पौधा होता है जिसकी पत्तियाँ जो है हरे रंग की होती है। ठीक है, जो पत्ती हरे रंग की होती है, पत्तियों को खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है पौधों का। अब क्या होता है, पौधों का जो जड़ होता है वहाँ से कच्चा माल जो है यानी जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पानी, खनिज लवण, ये सभी चीज़ें जो हैं किसके माध्यम से जाती है, तो हमारे तने के माध्यम से। जड़ उसको अवशोषित करता है, वह तने के माध्यम से ऊपर की तरफ पहुंचाता है। पहुंचा दिया, पौधों की पत्तियां जो है सूर्य के प्रकाश से जो है प्रकाशित होती है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो जाएगी तो पौधा जो है अपना भोजन स्वयं बना लेगा, ग्लूकोज के रूप में उसको रख लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। जैसे मैंने बताया था 6 जो है 6CO2 + 6H2O, तो C6H12O6 बनता है प्लस 6O2, यानी कि ऑक्सीजन गैस का विमुक्तन होता है, यानी ऑक्सीजन गैस विमुक्त होती है। एक बार इसको जो मैंने बताया था समीकरण, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा 5वां प्रश्न है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूल स्रोत हैं। क्या दे रहा है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूल स्रोत। तो यहाँ हमने एक चित्र के माध्यम से दिखाया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सभी जीव जो है सीधे या परोक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। जैसे मैंने लिया है, पौधे को खाने वाले जानवर सीधे पत्तियों पर निर्भर रहते हैं और मांसाहारी खाने वाले जो जानवर होते हैं वो पौधों को खाने वाले जीव पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार जीव अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, जिसमें जो है प्रवाह चित्रों को दिखाया गया। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कौन खाता है,
जैसे मान लीजिए कि कीट पतंग है, कीट पतंग को कौन खाता है? कीट पतंग को खा जाता है, गिद्ध खा जाता है, या सांप खाता है। सांप सांप को कौन खाता है? चील खा जाता है। ठीक है, तो जो मांसाहारी जीव है वो शाकाहारी पर निर्भर करते हैं, और जो शाकाहारी जीव है वो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब छठा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया है क्यों? पहला है क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। इसमें जो है भर लेंगे स्वपोषी। ठीक है, फिर दूसरा है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण कहाँ होता है? मंड के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करता है और खाना बनाने में सहायता देता है। फिर अगला है घ प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा क्या करते हैं? ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, यानी ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। ठीक, अब आते हैं नंबर 7 नंबर पे। अगला हमारा प्रश्न है नंबर 7, आते हैं उस पे। निम्न कथनों से संबंधित पारिभाषिक शब्द ने पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अमर बेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमने बताया था कि पीले रंग का दुबला तने वाला जो है होता है परजीवी पादप, उसको हम अमर बेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ख एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, तो वो कौन सा है? तो वह है घटपर्णी का पौधा। कौन है? घटपर्णी का पौधा। ठीक है, अब अगला है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। ठीक है, वो रंध्र द्वार होता है, इसको रंध्र बोल सकते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। सही उत्तर का सही चिन्ह लगाइए। पहला है अमर बेल उदाहरण है किसका उदाहरण है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अमर बेल परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो उसे हम घटपर्णी या पीचर पादप के नाम से जानते हैं। ठीक, अब 8वां क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? तो कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या है भाई? तो क्लोरोफिल हमारा है, कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है पेड़ की पत्ती में, तो इसको इससे मिला देंगे। फिर नाइट्रोजन गैस क्या है? नाइट्रोजन है हमारा, यहाँ देखिए, यहाँ नाइट्रोजन जो है जीवाणु की सहायता से, इसको हम लोग जीवाणु पर निशान लगा देंगे। क्लोरोफिल का पौधों ये जो है क्लोरोफिल का लगा देंगे पत्ती पर, नाइट्रोजन का लगा देंगे जीवाणु पर। जंतु क्या होती है? तो जंतु होती है जंतु होती है परपोषी। जंतु क्या होती है? जंतु होती है परपोषी। अमर बेल क्या है? अमर बेल जो है परजीवी है। क्या है? अमर बेल परजीवी होता है। अमर बेल जो परजीवी होता है। और कीटभक्षी कौन है? तो घटपर्णी का पौधा। एक बार नीचे से मिला लेंगे। क्लोरोफिल में पत्ती हो जाएगा, नाइट्रोजन में जीवाणु हो जाएगा, अमर बेल हो जाएगा परजीवी, जंतु हो जाएगा परपोषी, और कीटभक्षी हो जाएगा घटपर्णी का पौधा। ठीक है, अब अंतिम चल रहा है। अब है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का
चयन करना है। पहला है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ये क्या है? यह गलत है। क्यों गलत है? कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। फिर दूसरा है ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ये भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो जो ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, यह क्या है? गलत है। सही है, प्रोटीन नहीं है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, यानी ग्लूकोज है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। रासायनिक ऊर्जा का मतलब हो गया कि रासायनिक ऊर्जा का मतलब हुआ कि सूर्य के प्रकाश को लेकर के वह भोजन के रूप में उसको चेंज कर लिया, तो वो रासायनिक ऊर्जा हो गया। तो इस प्रकार से ये भी कथन सत्य है। अब आते हैं हम लोग, सही विकल्प को चुनना है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो ये हमारा हो जाएगा रंध्र के द्वारा। जो पत्ते में रंध्र होते हैं उन्हीं के द्वारा क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। फिर अगला और अंतिम प्रश्न है, वायुमंडल से पृथक जिस भाग पर पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह कौन सा भाग है? वो है पत्ती, यानी पत्ती के माध्यम से, पत्तियाँ, इनके माध्यम से क्या होता है? वायुमंडल से जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अब इसमें जो कुछ भी प्रश्न बनते होंगे एक्स्ट्रा, तो उसको हम लोग कभी अगले वीडियो में बना देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।